स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा, जय हिंद। और कैसे हो? तो हंसते मुस्कुराते हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। पहले तो एक सूचना दे दूं मैं आपको। एक तो जो पहले आपने पिछले वीक में कहा था कि सर शनिवार को भी क्लास लगाना शुरू कर दीजिए, तो वैसे मैंने पहले कह दिया था कि भाई शनिवार को शुरू कर देंगे लगाना, लेकिन शनिवार को क्लास लगाना तो फिलहाल संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने अब 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की क्लास लेने का डिसीजन लिया है। इसलिए आपकी जो क्लास है वो डेली 1.5 घंटे होगी, तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम जो आप चाह रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शेषफल प्रमेय जो पढ़ रहे थे हम, उसके बारे में कई प्रकार की बातें की थी, तो अब थोड़ा सा उसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसने कल वाली क्लास नहीं ली है उनको आज समस्या आएगी। इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि मैंने क्लास नहीं ली है तो वो पहले कल वाली क्लास लें, तभी आज वाली चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। इसलिए पहले वाली क्लास लो, तभी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज परेशानी हो सकती है आपको। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, शेषफल प्रमेय में कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, x² + 5x + 6। इसमें किस संख्या का भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा, या किसका भाग देने से क्या शेष बचेगा, इसके बारे में कल बात करी थी। थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं वापस से पूरी बात क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको यह बोला जाए, जैसे x = 1 रखा जाए, x = 1, तो x की जगह पर अगर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -5, x की जगह 1 रखा +6। आराम से देखिएगा, प्यार से देखिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 से कम 5, और ये 6, 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2। ये जो 2 आया है वो शेष आया है। क्या है? शेष। कैसे आया है शेष? इसका भाग देने पर। यानी कहने का मतलब ये है, क्या रिजल्ट पर पहुंचे आप कि x² - 5x + 6 में x - 1 का भाग देने पर दो शेष बचता है। 2 शेष बचता है, ठीक है। x² - 5x + 6 में x - 1 का भाग देने पर क्या शेष बचता है? 2 शेष बचता है। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस सवाल में आपको यह भी पूछा जा सकता था कि इस संख्या में क्या घटाएं, इस संख्या में क्या घटाएं कि x - 1 का भाग पूरा जाए। तो भाई साहब 2 शेष बच रहा है, अगर 2 घटा दोगे तो भाग पूरा चला जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, दूसरे शब्दों में एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। देखो, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी थी? एक तो x² - 5x + 6 में क्या घटाया जाए, कि x - 1 से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान देना, तो क्या घटाया जाए? 2 घटाया जाए। अगर 2 शेष बच रहा है, अगर 2 घटा दिया, 2 ही शेष बच रहा था, बस शेष नहीं बचना चाहिए। भाग अगर चाहे कंप्लीट जाए तो इसका मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। तो अगर 2 घटाते तो शेष नहीं बचता, शेष नहीं बचता तो भाग पूरा हो जाता। किसका भाग पूरा हो जाता? x - 1 का पूरा हो जाता। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, x² - 5x + 6 में क्या घटाया जाए कि शून्यक 1 हो। शून्यक 1 हो मतलब 1 रखने पर 0 आ जाए, 1 रखने पर 0 आ जाए। तो वही बात वही है, शून्यक 1 हो या x - 1 का भाग देना, एक ही बात है। क्लियर? कल भी बात करी थी हमने, ठीक है। यानी x = 1 रखने पर
जीरो हो जाए, ठीक है। तो जीरो कब होगा, हमारा तो 2 हो रहा है तो 2 घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए 2। तो एक ही बात कई तरीकों से पूछी जा सकती है, आपको समझ होनी चाहिए उस बात की। अगर ये समझ है तो सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें कई बार क्या होगा, आपको फंक्शन के रूप में दे देगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन कह रहा है एक्स के ऊपर डिपेंड है, तो एक्स पर डिपेंड है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। क्योंकि 6 पर तो डिपेंड है नहीं, 5 पर डिपेंड नहीं है, 5 और 6 तो फिक्स काम कर रहे हैं अपने, जो डिपेंड है वो किस पर है, एक्स पर है। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए f1 की वैल्यू याद करो, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो f1 की वैल्यू याद करो। तो बस f1 की वैल्यू याद करने का मतलब ये है कि आप f तो रख रखा था आपने, एक्सिस के ऊपर 1 रखना, आपको एक्सिस के ऊपर क्या रखना है 1, बस इतना ही काम करना है। तो एक्सिस के ऊपर 1 रख दीजिए, स्क्वायर माइनस एक्सिस के ऊपर 1 रख देंगे प्लस का 6, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 और 6 7, 7 में 5 जाएगा 2। तो अगर आपको पूछा होता f1 की वैल्यू क्या होगी, तो भी क्या हो जाएगा 2। अगर आपको ये पूछ लिया जाए f2 की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सिस के ऊपर 2 रखेंगे, ये लो 5 एक्सिस का 2 प्लस है, प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 दूनी 10 प्लस है 6 और 4 10, 10 में 10 जाएगा 0। तो पहली बात तो ये, अगर आपको ये पूछा जाए f2 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी, हर जगह 0 हो जाइए, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना इस सवाल के अकॉर्डिंग f2 आ रहा है। अब फंक्शन ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, देखो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स बराबर 2 रखने पर 0 हुआ है, एक्स बराबर 2 रखने पर 0 है। तो आप क्या क्या बोल सकते हो इसके बारे में, इसके बारे में बोल सकते हो कि x माइनस 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, एक बात तो ये बोल सकते हो। ये भी बोल सकते हो x माइनस a दिए गए व्यंजक का या बहुपद का, दिए गए व्यंजक, ये व्यंजक है पोलिनोमियल है, दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। फिर 2 दिए गए व्यंजक का शून्यक है, इसका शून्य क्या है 2 है। हो गई बात क्लियर, x माइनस 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या 2 इसका शून्य का, एक्सिस के ऊपर 2 रखने पर 0 हो रहा है ना, समझ गए बात को, आराम से देखना, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें बताइए आपको, ठीक है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए, समझ जब तक नहीं आएगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें ये बातें कल भी कर ली थी हमने, थोड़ा सा मैंने दोबारा बता दिया है, और मैंने एक बात और बताई थी, देखो ध्यान देना, मूल और शून्यक लगभग एक सी बात है, ठीक है। मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं समीकरण पढ़ते समय, ठीक है, और समीकरण नहीं हो तो व्यंजक शब्द का इस्तेमाल, व्यंजक में हम शून्यक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शून्यक अंग्रेजी वर्ड है 0 और मूल के लिए अंग्रेजी वर्ड है रूट, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक, ध्यान देना 2 भी है और 3 भी है, 2 और 3 है, कितना है 2 और 3, यानी 2 रखने पर भी शून्य आएगा और 3 रखने पर भी शून्य आएगा, चेक करवा देता हूं, 2 2 6, 2 का स्क्वायर 4 6 10, 10 में 10 जाएगा 0 आया। फिर 3 रखने पर भी होगा, देखो ऐसे नहीं हर संख्या रखने से ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, 15 में 15 जाएगा 0, 2 घात वाले में 2 ही शून्य हो सकते हैं, ध्यान रखना 2 घात वाले में 2 शून्य होते हैं, 2 घात के समीकरण में कितने मूल होते हैं 2, बातें वही चल रही है, ध्यान रखना, समझ गए बात को। तो इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो इनके गुणनखंड या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड,
x बराबर 2 रखा तो x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा। ये गुणनखंड है। खैर सवाल लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत सारी बातें और करनी है, लेकिन मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें और चर्चा में करूंगा तो आपका रिदम बिगड़ जाएगा, इसलिए एक बार मैं बातें शुरू कर रहा हूं। पहले इनसे जो बातें हमने पढ़ ली उनसे रिलेटेड सवाल ले लेते हैं, बाद में कुछ बातें और करनी है, वो चर्चा आगे चल करके हम करेंगे। देखो क्या बोला है, a और b का मान होगा यदि x माइनस 1 और x प्लस 1 x की घात 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b के गुणनखंड है। अगर कम दिख रहा है तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको। तो देखो ध्यान दीजिए, x की घात 4 ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b, इसका एक गुणनखंड तो बोला है x माइनस 1, एक गुणनखंड क्या बोला है x माइनस 1, ठीक है। गुणनखंड है इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, गुणनखंड है इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है किसका, x माइनस 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन भाग पूरा पूरा जाता है तो आपको पता है शेष 0 बचता है क्या रखने पर, इसकी वैल्यू 0 रखने पर। तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रह जाएगी, यानी x बराबर 1 रखने पर 0 होगा, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसने बोला गुणनखंड मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, इसलिए x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। और यदि ये कहता कि इसका भाग देने पर 19 आता है, अगर मान लो ये कहता है x माइनस 1 का भाग देने पर 19 आता है, इसका x बराबर 1 रखने पर 19 ही प्राप्त होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शेष की बात करता है, शेष प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा रखता हूं बात, x इस पर 1 रखिए, रख दिया, घात में 4 a x इस पर वापस 1 रख दिया। देखो ये एक रखने की जरूरत नहीं है, एक को तो डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं। हाँ कभी ये कैलकुलेशन करते रहो मेरी नकल करते हुए, मेरा काम आपको समझाने के लिए, इसलिए बार बार पूरी बातें बता रहा हूं। तो बराबर में आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा, 0। तो देखो आपको क्या करना था, आपको तो ये करना था भाई, ये भी 1 हो गया, ठीक है, ये तो a है, ये तो क्या आ गया a, और ये क्या आ गया b, a प्लस b हो गया, ठीक है। बाकी ये 1 हो गया और ये हो गया 2, 3 में से 3 जाएगा 0, क्लियर है बात। तो आ जाएगा 0 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। आराम से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो ये तो आ गया 1 में से 3 जाएगा -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब a प्लस b की वैल्यू 0 आ गई, अब आगे थोड़ा सा और पढ़ लो तसल्ली से, देखिए यही बात x प्लस 1 के बारे में भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको ये भी बोलना चाहिए प्लस का 1 इधर आकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 रखने पर भी 0 हो जाएगा, तो अब की बार -1 रख देते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -1 की समघात है तो 1 रहेगा, -1 की विषम घात है माइनस हो जाएगा, फिर -1 की समघात है +1, 1 को 3 से गुणा करें 3, -1 को 2 से गुणा करें -2, प्लस b, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आराम से देखो, तसल्ली से देखो, ये आ जाएगा 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 कितना हुआ, 5 माइनस का है, 1 में से 5 जाएगा -4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो -a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन का काम आप कर लेना, 3 और 2 5 माइनस का है, 1 में से 5 जाएगा -4 होगा, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो समझो बात को, ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्याएं हैं, दोनों का पता लग गया होगा आपको। वैसे देख लो कौन सा आ रहा है, दोनों का टोटल 0, तो टोटल 0 केवल इन दोनों का ही हो रहा है, ना तो इसका हो रहा है ना इसका हो रहा है, वो तो इसी से पता लग रहा था। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 का, तो इनमें अंतर 4 का रहेगा, दोनों के अंतर कितने का जाएगा, 4 का जाएगा। किसी को लगे नहीं जी ऐसे गोली मत दो, पूरी कैलकुलेशन करवाओ, तो पूरी कर लेते हैं। देखो a प्लस b बराबर 0, -a प्लस b बराबर 4, आराम से देखो प्यार से ये तो कट जाएगा, 1b और 1b 2b बराबर 4,
दो बी की वैल्यू 4 है तो एक बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ठीक है। तो बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। कर लेना कैलकुलेशन अब, ठीक है। ऐसे नहीं सारी कैलकुलेशन, एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, मतलब केवल अर्थमेटिक की तरह पढ़ाने लग गया यार आपको। चलो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसका एक गुणनखंड कौन सा है, इसका एक गुणनखंड कौन सा है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। एक तरीका तो है कि भैया इसको इससे गुणा करो, फिर जो आए उसको इससे गुणा करो, जो आए उसको इससे गुणा करो, फिर 40 जोड़ो और 40 जोड़ने के बाद उसके टुकड़े करो वापस से। तो गुणनखंड कौन सा है, तो बहुत नानी याद आएगी कैलकुलेशन करने में, से आराम से थोड़ी आएगा। तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या, तो दूसरा रास्ता है कि भाई साहब ये जो संख्या x + 1, x - 2, x + 3, x + 4 + 40 ये संख्या है, और इनमें से एक गुणनखंड है, कौन सा ये मालूम नहीं है। तो कैसे पता लगे, सीधी सी बात है, इसमें x - 2 का भाग देना, डायरेक्ट शेष ज्ञात कर लेते हैं, जिससे शेष 0 बचेगा उससे का भाग कंप्लीट हो जाएगा, और जिसका भाग कंप्लीट हो जाएगा उसको गुणनखंड बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो समझिए बात को। तो अब x - 2 का भाग देना है, x - 2 का शेष ज्ञात करने के लिए x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 4 कितना हो गया 6 + 40। अच्छा 0 को देख करके कई खुश हो जाते हैं, और भाई साहब आ गया 0, ये तो कमाल का हो गया। लेकिन ध्यान रखना, झांसे में बताना यार 0 तो आ जाएगा बिल्कुल सही है, लेकिन प्लस में 40 भी है, तो 0 में 40 जोड़ेंगे 40 आएगा। इसका मतलब शेष 40 बच रहा है, शेष क्या बच गया 40, और शेष 40 बच गया, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है, शेष बचना चाहिए था 0। चलो इससे करेंगे तो 3 रखेंगे अब की बार, तो 3 और 1 4, 3 में 2 जाएगा 1, 3 और 3 कितना होगा 6, 3 और 4 कितना होगा 7, एक्स का 3 मान रखा हमने, तो 3 और 4 7 + 40 क्या हुआ, क्या टोटल 0 हो सकता है, नहीं होगा, 0 नहीं है इसका, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि x बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको 5, तो 5 और 1 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 और 3 8, 5 और 4 9। भाई सीधी सी बात है, 0 लाने के लिए यार प्लस और माइनस चाहिए, इसमें तो कहीं पर प्लस की गुंजाइश ही नहीं है माइनस की, इसलिए कहां से आएगा, प्लस और माइनस दोनों चाहिए चीजें, ठीक है। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझिए बात को, ध्यान देना। फिर क्या हुआ, ये रख करके देखा था, ये भी नहीं आया, 3 रख करके देख लिया, बचा हुआ अपने आप ही आंसर हो जाएगा। कोई कहे नहीं अपने आप नहीं, अब करके दिखाओ, तो करो भाई। x बराबर 1 रखें तो 1 और 1 2, 1 में से 2 जाएगा -1, 1 और 3 4, 1 और 4 5 + 40, 5 चौक 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 40 को माइनस से गुणा माइनस का 40 प्लस का 40 बराबर 0 आ गया। तो कैलकुलेशन को लिख करके मत बैठना, और ये लिख करके मत देखना, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जिसको बिना लिखे कैलकुलेशन की जा सकती है आराम से, ठीक है। अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। पिछला सवाल ही आ गया वापस से, ये का ये सवाल था, ठीक है, केवल संख्या बदली हुई है। ये कह रहा है x + 2 और x - 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, या गुणनखंड एक ही बात है, गुणनखंड है पूरा पूरा भाग जाता है, इसका शेष 0 बचेगा, तो बस बराबर 0 लगाओ। तो इसका मतलब है ax³ + 3x² - 8x + b, इसका भाग दे रहे हो, इसका मतलब x इस जगह पर रखोगे -2, और x इस जगह पर -2 रखने से 0 होगा डेफिनेटली। क्यों होगा 0, वो 0 इसलिए होगा क्योंकि भाग कंप्लीट जा रहा है, तो x इस जगह -2 रखिए आप, x इस जगह -2 घात 3, x इस जगह -2 घात 2, x इस जगह -2 + b, बराबर में क्या जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस का क्यूब माइनस, यह आ जाएगा a, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 प्लस b बराबर कितना होगा 0, यह आएगा -8a + b, 16 और 12 28, 28 प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, तो -8a + b बराबर आ जाएगा -28,
अब देखिए, सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 रखनी है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, या जाएगा 8 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 2 को 8 से गुणा करें 16 प्लस b, वो भी 0 ही होना चाहिए क्योंकि भाग पूरा जा रहा है। यह आ जाएगा 8a प्लस b बराबर 0। ओ सॉरी, 12 में से 16 जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो देखो 8a प्लस b बराबर हो गया 4, माइनस 8a प्लस b बराबर हो गया 28। ठीक है, एक बार इसके पास लिख देता हूं, हालांकि बिना पास लिखे भी कैलकुलेशन तो एक बार तो हो ही जाएगी, दोबारा भी नहीं हो तो। देखो ये तो कट ही जाएगा, माइनस का 8 है प्लस का 8 है, कट जाएगा, एक भी और एक भी 2 भी, 4 में से 28 जाएगा माइनस का 24, 2 भी बराबर माइनस का 24, 2 भी बराबर माइनस का 24, तो एक भी बराबर आ जाएगा माइनस का 12, एक भी बराबर आएगा माइनस का 12। कौन से ऑप्शन में बी की वैल्यू माइनस 12 दे रखी है, इसमें माइनस 12 है, इसमें माइनस 12 नहीं है, इसमें माइनस 12 नहीं, इसमें माइनस 12 नहीं है, एक ही आंसर हो गया। ठीक है, दोनों ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक में काम हो गया। कोई कहे नहीं मैं तो भैया दूसरी भी ज्ञात करूंगा, तो दूसरी ज्ञात कर देना, चाहे इसमें रख लेना, चाहे इसमें, एक में रख लेना, किसी में भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं बस वर्बली बता रहा हूं, लिख करके आप देख लेना। यहाँ माइनस का 12 रखोगे, माइनस का 12 इधर आकर प्लस का होगा, तो प्लस का 12 माइनस का 28, उल्टी चिन्ह की संख्या घट जाएंगे, 28 में 12 जाएगा, 16 बचेगा माइनस का, माइनस का 16 माइनस 8, ठीक है, 8 दूनी 16, एक की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, लिख करके करना है वो काम आप कर लेना। ठीक है, बाकी वर्बल कैलकुलेशन करने की धीरे धीरे आदत डालना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जाकर के क्वेश्चन से उनका लेवल बढ़ेगा। हम ऑप्शन से वैसे भी करने की कोशिश करेंगे, अब धीरे धीरे मैंने ऑप्शन डालना शुरू कर दिया है। आगे की जो क्लासें होंगी उसमें एक व्युत्क्रम योग x प्लस 1/x का फॉर्मेट और कर लें, और बाद में ऑप्शन से काम करेंगे मोस्टली काम। ठीक है, हाँ, ये दे रखा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को 3x प्लस 2 से पूर्ण विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी इस संख्या में अगर इसका भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो शेष क्या बचेगा कैसे पता लगेगा भाई, भाग दे करके देख लो, भाग दे करके शेष बच जाएगा। कोई कहीं भाग नहीं दे तो भी पता लग जाएगा, हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है, 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, 3x प्लस 2 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, शेष ज्ञात करना चाहते हैं, शेष ज्ञात करना चाहते हो, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2, 3 गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में आएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2/3, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 2/3, 12 x की वैल्यू माइनस 2/3, x की वैल्यू माइनस 2/3, x की वैल्यू माइनस 2/3। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब कितना होगा 8/27, माइनस 13, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अच्छा फिर माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10/3 प्लस 7। आराम से देख लो तसल्ली से, जो कट सकता उसको काट लो। देखो 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9, ये तो आ गया माइनस का 32/9। देख लीजिए आराम से, माइनस का 32/9, ये कोई करता नहीं है तो 13 चौक 52/9, ये 10/3 है, जबकि औरों में 9 है तो इसका भी 9 बढ़ा दे क्या, 3 गुणा करके, तो आएगा 30/9 प्लस 7। प्यार से देखो, थोड़ा तसल्ली से देखिए, 52/9 और 32/9,
52/9 और 32/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, दोनों माइनस क्या जुड़ जाएंगे तो 52 और 32 हो जाएगा 84/9। 84/9 में 30/9 हो जाएगा 54/9। 54/9 प्लस 7। 54 में 9 का भाग दिया 6, 6 है माइनस का, 7 में से 6 जाएगा 1, 7 में 6 जाएगा कितना बचेगा 1, वो हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो खैर जोड़ बाकी का काम है, इसमें मेरे को ज्यादा समझाने में इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा क्योंकि अरिथमेटिक क्लास नहीं चल रही है, एडवांस मैथ्स की आप क्लास ले रहे हो, मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते हैं। ठीक है, हाँ चलो जी, बात क्लियर हो गई, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, ये कह रहा है 5x³ - 7x² + 6x + 5, इसमें x - 2 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो शेष क्या बचेगा ये कैसे पता लगेगा, भाग देके देख लो, और भाग नहीं देकर देखो तो शेषफल प्रमेय लगा दो। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का। अब 2 रखने का काम आपका है, यहाँ x है इसकी जगह 2 रखना है, यहाँ भी x की जगह 2, यहाँ भी x की जगह 2। अब ऐसे नहीं बार बार कैलकुलेशन करते रहो, बस यही कर लो इसको। 2 का क्यूब 8, 8 पंजे 40, 2 का स्क्वायर 4 7 28, 6 दूनी 12 प्लस 5। देखो ध्यान दीजिए, 40 में से 18 जाएगा 12, 12 और 12 24, 24 और 5 29, 24 और 5 29, ये 39 ऑप्शन में लगा हुआ है, 29 कर लेना भाई। एक बार दोबारा देख लो, 2 का क्यूब 8, 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28 माइनस का है, 6 दूनी 12 है प्लस 5, 40 में से 18 जाएगा 12, 12 12 24, 24 5 29। क्लियर बात, 29 कर लीजिएगा यहाँ पर। चलो आगे देखिए और सुनिए बात, देखो क्या बोला है। आप कहोगे ये क्या लफड़ा गया, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था वही बात है। इसने क्या बोला है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x³ - 7x² + 3x + 5। क्या कहना चाह रहे हैं, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू याद करो। फंक्शन ऑफ 0 का मतलब ये है कि x की जगह 0 रखो, अगर x की जगह 0 रख दिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5। तो f0 की वैल्यू तो आएगी 5, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 5। कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा कोई गए नहीं, और भी बताऊं तो और कर लो। फंक्शन ऑफ 2 पूछा है तो आपको एक ही काम करना है, x की जगह 2 रखना है। 2 रखो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 2 रखें तो 3 दूनी 6 प्लस 5 हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 में से 28 जाएगा माइनस का 9, आ रहा है क्या -9। ठीक है, अच्छा और अगर आपको चाहिए फंक्शन ऑफ -3, एक्स की जगह -3 रखिए, 3 का क्यूब 27, माइनस का क्यूब माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, माइनस का 3 से गुणा किया तो माइनस का 9 प्लस 5। सारे माइनस के आ गए तो केवल एक प्लस का है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, 63 और 27 90 हो जाएगा। 63 और 27 90, 90 और 9 99 हो गए, माइनस का 99 प्लस 5 माइनस का 94 आ जाएगा। भाई इसमें भी गड़बड़ है क्या, एक बार चेक कर लो दोबारा से। सत्ताईस है, 3 का स्क्वायर 9 7 63, 63 माइनस का है, 3 3 9 है, 5 है। ठीक है, तो हो गई है कैलकुलेशन। 99 में माइनस का, ये प्लस का, माइनस में ये घटाएंगे तो 99 में 5 जाएगा, 94 आ जाएगा माइनस का, 94 कर लेना भाई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। अल्फा बीटा समीकरण x² अल्फा x प्लस बीटा बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी।
ये तो चर्चा कर ही चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। देखो अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, इस समीकरण के मूल है, तो मूलों का योग क्या होना चाहिए भाई? मूल अल्फा प्लस बीटा है, तो मूलों का जो योग है वो क्या होगा? माइनस बी बटे, तो माइनस बी, माइनस बी, बी की वैल्यू है अल्फा बटे ए की वैल्यू कितनी है? 1, क्या आएगा? माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस का अल्फा इधर आकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा? देखो देखें, ध्यान दीजिए, माइनस का अल्फा और इधर आकर के 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और प्लस बी, बीटा बराबर 0। खैर कोई दिक्कत नहीं, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, चिन्ह उल्टा था केवल। चलो मूलों का गुणा देखते हैं। ध्यान दीजिए, मूलों का गुणा, तो मूलों के गुणा में क्या है? सी बटे होता है, वैसे तो मूलों का गुणा हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये होता है सी बटे, यही तो होगा सी बटे ए, तो सी की जगह तो आएगा बीटा बटे 1, अल्फा बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई 1, अल्फा की वैल्यू आ गई 1, तो अल्फा की जगह पर 1 रखोगे, प्लस बीटा बराबर 0, 2 एकम 2, 2 प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस का, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2, बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? -2। चलो, इसने पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा की जो वैल्यू है वो है 1, बीटा की जो वैल्यू कितनी है? -2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, किसका है? माइनस का, 1 में से 8 जाएगा माइनस का 7। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए बात को। ये कह रहा है बहुपद है कोई, वो ये px लगाने से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इसी के लिए बात कर रहे हैं। px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, पिछले वाले में fx लगा हुआ था, यहाँ पर px लगा दिया। तो कह रहे हैं इसके शून्य क्या है? शून्य का मतलब किससे 0 आएगा? अच्छा शून्य दे रखा है भाई, सॉरी, अल्फा और बीटा इसके शून्य के, अल्फा और बीटा इसके क्या है? शून्य के, मतलब ये रखने पर 0 आ जाता है। क्लियर है बात? यानी कहने का मतलब ये है, एक्स की जगह अगर आप अल्फा रख दोगे तो भी 0 आ जाएगा, एक्स की जगह अगर बीटा रख दोगे तो भी 0 आ जाएगा। समझ गए बात को? उसी सवाल की तरह आ रही है, सेम की सेम बातें। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा व्यंजक बताओ 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा की वैल्यू क्या होगी? कैसे करोगे? देखो समझिए बात को, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? मूलों का योग। बात वही चल रही है, मैंने कहा था मूलक और शून्य की एक ही बात है, एक तरह से समझो आप। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे यानी ये तो हो जाएगा माइनस का 3 बटे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर आ गया मूलों का गुणा, मूलों का गुणा होगा सी बटे मतलब 7 बटे 4। ठीक है, अच्छा, अब अलग अलग कैलकुलेशन मत करना, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, क्या करें बताओ? बस सिंपल सी स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर रहेगी? बीटा को 1 से गुणा करें बीटा, अल्फा को 1 से गुणा अल्फा बटे अल्फा बीटा। ठीक, अच्छा, अब आगे क्या करना है? बस आगे करने की बात इतनी है, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? -3 बटे 4। अल्फा बीटा मूलों का गुणा, मूलों का गुणा है 7 बटे 4, तो बटे 4 से बटे 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा -3 बटे 7। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात। अल्फा और बीटा बहुपद फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य के, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा रखने से 0 हो जाता है। तो कहना चाह रहा है वह बहुपद बताओ जिसका 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा हो। तो कुछ अगर आपको याद आई हो, कल मैंने एक बात बताई थी, अगर वो याद हो तो कर सकते हो आप चाहो तो। क्या कहा था मैंने एक बात बोली थी
कि अगर ये सिचुएशन आपके पास है तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर उल्टा ही है तो उल्टे के लिए, अगर सारा प्लस का ही है तो आप इसको तो इधर रख दो और यहां जो था उसको यहां रख ले, यानी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये लो जी। और आपको लगे नहीं जी ये चलने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं चलने वाली तो क्या करें, करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे, तो माइनस बी की जगह तो आएगा पी, ए की जगह 1 लगाने की जरूरत नहीं है। मूलों का गुणा सी बटे क्यू बटे 1, क्यू में 1 का भाग दिया क्यू। क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात को। तो ये कैलकुलेशन कर ली हमने, मूलों का योग माइनस बी और मूलों का गुणा क्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बोल दिया कि ऐसा बताओ, तो मूलों का योग और मूलों का गुणा आपको यहां पर देखना है, तो इसका तो क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। बताओ क्या हो रहा है फटाफट, तो 1 बटे अल्फा कितना हो जाएगा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी, अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, ये तो मूलों का योग हो गया, और ये मूलों का गुणा 1 बटे अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का उल्टा, अल्फा बीटा क्यू है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटे क्यू। ठीक है, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो? अच्छा चलो आगे देखते हैं, समझ लीजिए बात को। मूलों का योग और मूलों का गुणा यही तो बातें आनी चाहिए आपको, तो देख लो, तसल्ली से देख लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग तो है माइनस पी बटे क्यू इंटू एक्स, प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना है 1 बटे क्यू, बराबर में आएगा 0। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए सुनिए बात को, क्यू से इसको भी गुणा करेंगे, 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 क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये लो जी समीकरण, जो आपको डायरेक्ट भी बता दिया था, आप डायरेक्ट के हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे आप कंफर्टेबल लगता है, आपको इजी लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें कह रहा है इसके शून्यकों का योग, मतलब मूलों का योग। आप कहोगे समीकरण ही नहीं है, बिल्कुल समीकरण नहीं है, इसलिए शून्य बोला है इसने। तो किससे 0 हो रहा है, जिससे 0 हो रहा है उसका भाग जाएगा कंप्लीट, सिंपल सी बात है। तो मूलों का योग क्या बताया था बताओ, याद करिए, मूलों का योग क्या बताया था, मूलों का योग माइनस बी बटे, तो माइनस लगा दो, माइनस 2 बटे 5। ठीक है, और अगर दो का गुणा करें, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो पहले वाली बात याद दिलवा रहा हूं आपको, तो आएगा सी बटे 6 बटे 5। और अगर अल्फा बीटा गामा अगर ये पूछ लिया तो माइनस डी बटे, तो माइनस का चिन्ह लगाओगे तो प्लस हो जाएगा बटे 5। देखो इसके लिए पढ़ा था आपने माइनस बी बटे, ये लिख रहा हूं, लिखना नहीं पड़े आपको, इसका सी बटे, इसका माइनस डी बटे। ठीक है, अच्छा चलो अगला सवाल देखो, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11x माइनस 15। देखो इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल केवल इस वजह से दिए कि आपके दिमाग में वो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें अंतर क्या है, वो अंतर का काम क्लियर हो जाना चाहिए। मूलों का गुणा अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणा क्या हो जाएगा माइनस डी बटे है भाई साहब, माइनस डी, डी की वैल्यू 15, लिखना नहीं पड़े, डायरेक्ट आना चाहिए। 15 में 3 का भाग दिया 5, माइनस माइनस प्लस, 15 में 3 का भाग दिया कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को, फंक्शन ऑफ एक्स
इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसके शून्य क्या होंगे? शून्य हो, अल्फा बीटा गामा शून्य के इसके, तो ये बताओ आप मेरे को, बस वही बातें यार। क्या करना है, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा और गामा, इसमें इसका भाग देंगे, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? गामा बच गया। अल्फा बीटा गामा में बीटा गामा का भाग दिया, क्या जाएगा? अल्फा, अल्फा को 1 से गुणा किया अल्फा, ये आ जाएगा बीटा। तो ये तो आ गया मूलों का योग। मूलों का योग क्या होगा? माइनस बी बटे, तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा कि 6/5। मूलों का गुणा माइनस डी बटे, तो माइनस डी यानी माइनस 10/5, ये 5 से 5 कट जाएगा। और भी कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, काट दो, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/5, ये आ जाएगा -3/5। ठीक, अच्छा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में क्या घटाया जाए कि बहुपद का शून्य 15 हो? शून्य 15 हो मतलब 15 रखने से 0 आना चाहिए, 15 रखने से 0 आना चाहिए, या फिर x बराबर 15 रख रहे हो तो इसका मतलब x माइनस 15 गुणनखंड होना चाहिए। तो क्या घटाया जाए? ठीक है, तो क्या घटाएं? देखो, रख लो 15, जो शेष बचेगा, मान लीजिए शेष 22 बच गया, इसका 22 घटा दो तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो शून्य का 15 होना चाहिए, शून्य क्या होना चाहिए? 15, यानी 15 रखने से शून्य आए, ऐसी कंडीशन देखनी है आपको। तो x की जगह पर आप 15 रख दीजिए, 16 x की जगह 15 रख देंगे, प्लस 30। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है भाई। 15 का स्क्वायर होगा 225, 16 15 240, प्लस 30 हो जाएगा। 225 में 240 जाएगा माइनस का 15, 225 में 240 जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस 30, 15 जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब अगर आपने 15 घटा दिया इसके अंदर, अगर इसमें 15 घटा दिया होता तो शेष जो शून्य का है वो क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य की क्या है? क्या रखने पर 0 आ रहा है? बस वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले लिया था हमने एग्जांपल। देख लो, देखिए क्या रखने पर 0 आ रहा है, ऑप्शन से ही देख लो। ये रखने पर 0 आएगा, -2 रख करके देख लेना 0 आएगा, -3 रखने से भी 0 आएगा। ठीक है, और रख रख करके देखना चाहो तो रख रख करके देख लेना, कर लेंगे कैलकुलेशन। बहुत सीधे सीधे सवाल डाले हैं एकदम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित हो? देखो क्लियर बोल दिया इसने, घटाने पर आएगा, घटाने पर पूर्णतः विभाजित होगा या जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है, ऑप्शन जोड़ने और घटाने दोनों के रूप में। तो देखो, पूर्णतः विभाजित कब होगा? जब 0 बचे। 0 कैसे बचेगा वो डिसाइड करना है। एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, एक्स की जगह 2 रखो तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 दहे 40, 2 दूनी 4 प्लस 9, 8 और 40 48 और 9 57, 57 में 4 जाएगा 53, 53 शेष बच गया। 53 क्या बचा है? शेष। तो 53 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा शेष 0 बच जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो 53 घटाया जाए, 53 घटाया जाए, क्योंकि अगले ने जोड़ा जाए ये भी लिखा है। 7x स्क्वायर प्लस px प्लस 6 x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 10 बचता है। शेष कितना बच जाता है? 10। कब? जब x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित की, x माइनस 3 का भाग दिया जाए तो शेष 10 बचता है। तो क्या करना चाह रहा है? तो p की वैल्यू बताओ। तो भाई साहब सीधी सी बात है, 7x स्क्वायर प्लस px प्लस 6 है, x माइनस 3 का भाग दे रहे हो, इसका x बराबर 3 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। अब की बार 0 तो कब आता है? जब पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। अब की बार बोल रहे हैं 10 शेष बचता है, तो 10 शेष बचता है, इसका बराबर में 10 रख दो। तो p की जगह x की जगह रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9,
चलो रख ही देता हूं यार, x की जगह 3 रख दिया, x की जगह 3 रख दिया, प्लस 6 बराबर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 3p, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, 63 और 6 69, 63 और 6 69, 69 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 69 है प्लस का इधर आकर माइनस का, 10 में से 69 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 59 बच जाएगा। आराम से देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, 63 और 6 69, 69 है प्लस का इधर आकर माइनस का, 10 में 69 जाएगा 59 बचेगा माइनस का, तो पी की वैल्यू आएगी -59/3। पी की वैल्यू आएगी -59/2। कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन और बना लो एक, और इसमें लिख दो -59/3। सही ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं लिखा। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7/7 इक्वल टू xy/4 है। xy की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है xy की वैल्यू। देखो xy की वैल्यू डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो थोड़ा सा प्यार से समझो बात को। देखें, आप एक बात बताइए मेरे को, xy के फॉर्म में है यहां पर, ठीक है, और इन दोनों से भी xy आता होगा। देखो देखें, आता है क्या? कैसे आता है? आपको पता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर में अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर घटाए तो 4xy आता है। मेरे को ऐसे लगता है, मेरे को लगता है आपको भी लगता है, ठीक है, अच्छा आता है ना। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? देखो x प्लस वाई बटे 7 बराबर xy, और xy चाहिए आपको, तो 7 नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर। इसका x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? 7xy बटे 4 लिख सकते हो। x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो? 7xy बटे 4। ये होल स्क्वायर लगना था, हाँ ठीक है, अच्छा तो आ जाएगा 7xy बटे 4। हो गया काम आपका। ये कर देंगे भाई साहब स्क्वायर। अब x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी xy बटे 4, xy बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4xy। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। ये आ जाएगा 49x² y² बटे 4, ये 1x² y² बटे 4, तो 49x² y² बटे 4 में 1x² y², सॉरी 4 नहीं 16 है भाई, 49x² y² बटे 16 में से 1x² y² बटे 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 48x² y² बटे 16। कैलकुलेशन करनी नहीं पड़े, डायरेक्ट आना चाहिए, बराबर आ जाएगा 4xy। ठीक है, अच्छा देखो सुनो बात को, 16 एकम 16, 16 × 48, देखो 4 एकम 4, सॉरी 4 से गलत काट दिया भाई, x से काटेंगे तो ये x कट जाएगा, y से काटेंगे तो ये y कट जाएगा, तो ये बचा है भाई साहब xy। क्या बचा है? xy बराबर कितना है? 4। ये 3 है, 3 गुणा में इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, तो xy की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3। xy की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 4/3। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब आपका मन हो कि भाई साहब ऐसे नहीं करते तो और कोई इलाज है क्या? इलाज बहुत सारे हैं भाई, इलाज हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, दुनिया भर के इलाज हैं। क्या क्या इलाज हैं? देखो, दो अज्ञात राशि हैं, दो अज्ञात राशियों को हल करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, और आपके पास समीकरण है 3, मतलब ज्यादा ही दे रखे हैं, इसका मतलब कमी नहीं है, इसलिए पावर तो आपका चलेगा नहीं, यानी सोल्व करके ही देखना पड़ेगा आपको। एक बात तो ये फाइनल हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि और कोई रास्ता, तो रास्ते हैं वो दुनिया भर के हैं, ऐसे नहीं है एक आधा रास्ता, ये बहुत सारे रास्ते हैं, देख लो एक बार, ध्यान से देखना एक बार। वापस से अगले पेज पर लेकर के चल रहा हूं मैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटे 4 xy बटे 7। देखो
7 की जगह 4 लिख दिया, ये 7 है ये 4 है। देखो समझिए बात को, अगर आप एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई के फॉर्म में ही चाहिए आपको, तो इसको भी इसके बराबर रख दो और इसको भी इसके बराबर रख दें, ठीक है। तो अगर इन दोनों को साथ लोगे तो 4 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो आ जाएगा 4x माइनस 4y। ध्यान से देखना, 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा xy। तसल्ली से देखिए एक बार, 4 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 4x 4y बराबर xy। क्लियर है बात? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y, 7 नीचे ऊपर चला जाएगा 7xy। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 4x और 4x कितना हो जाएगा, 8x, 7xy और 1xy कितना हो जाएगा, 8xy, 8x से 8x कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब आप y की वैल्यू रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहां रख रहा हूं 4x माइनस 4y बराबर है xy, तो y की जगह 1 रखना है, तो 4x, y की जगह 1 रखना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, y की एक जगह 1 रखना तो 1 को 1 से गुणा किया x आ जाएगा, 1x प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4x में 1x जाएगा 3x, प्लस का 1x है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 4x में 1x जाएगा 3x, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3। आपको पूछा क्या गया है, एक्स वाई की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू तो 4/3 और y की वैल्यू क्या है, 1। समझ गए बात को? क्लियर है बात? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। अच्छा हाँ, इसको एक तरीके से और देखो, ये तरीकों पर बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कैसे भी घूम जाएंगे, ऐसे नहीं कि एक तरीकों को लेकर के बैठ गए और काम हो जाएगा आपका। आप ये, इसको मैं वापस से ले रहा हूं, देखिए तसल्ली से, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे 7 बराबर एक्स वाई बटे 4। देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। सब पूरे में एक्स वाई का भाग दे दिया, इसमें भी एक्स वाई का भाग दे दिया, इसमें भी एक्स वाई का भाग दे दिया, इसमें भी एक्स वाई का भाग दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो समझिए बात को, x बटे एक्स वाई, वाई बटे एक्स वाई, एक्स बटे 7xy प्लस वाई बटे 7xy बराबर हो जाएगा 1/4। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कटेगा, y से y कटेगा, ठीक है। आराम से देखो क्या आएगा, 1/y माइनस 1/x, इसकी वैल्यू आ गई 1/4 और 1/7y प्लस 1/7x बराबर 1/4, ठीक है। अच्छा और सुनो और ध्यान देना, अब वही तरीका है, क्या x की भी वैल्यू याद कर लो, y की भी याद कर लो। कैसे करेंगे देखो, x को काटना चाहते हो तो x को बराबर कर लो, y को काटना चाहते हो y को बराबर कर लो। जैसे मान लीजिए मैं x को काटना चाहता हूँ, x को काटना चाहता हूँ, x को बराबर कर लो, यहाँ 7 नीचे 7 से गुणा कर, तो इसको भी 7 से गुणा कर लिया, इसको भी 7 से गुणा कर लिया, इसको भी 7 से गुणा कर लिया, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 1/7y और 1/7y कितना हो जाएगा, 2/7y हो जाएगा, 1/7y 1/7y 2/7y, 1/28, 1/28 और 1/4। देखो ध्यान दीजिए बात को सुनो, तो इसको क्या करेंगे, 7 बटे में तो इसको भी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया क्या, इसमें तो एक जगह ही किया था, ध्यान रखना, ऊपर नीचे किया इसे कोई फर्क नहीं पड़े। तो 7/28 में 1/28 जाएंगे, 8/28 आ जाएगा। आराम से काट लो जो कटता है, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है।
2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हो जाएगा हिसाब किताब? बताओ कोई दिक्कत है तो किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो y की वैल्यू आ गई है 1 और x की वैल्यू रख लो अब किसी के साथ भी, जैसे 1/7y, 1/7y प्लस 1/7x बराबर 1/4। यही तो था। आपको करना है y की जगह 1, तो y की जगह 1 रखना है। 1 रखें तो 7 एकम 7 हो गया, प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 1/7x बराबर होगा 1/4। प्लस का 1/7 माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/7 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, 1/7x बराबर 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 में 4 जाएगा 3 बटे 7 चौक 28। मैं 28 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है एक कटेगा। ठीक है, 1/x है बराबर 3/4। अगर उल्टा करोगे तो x/1 बराबर जाएगा 4/3। आप कहोगे यार माथापच्ची बहुत ज्यादा हुई है। बात माथापच्ची की नहीं है, बात यह कि हम ऐसे वैसे कई तरीकों से कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं आगे जाकर काम में लेने वाला हूं। ये समझ लो किसी सवाल पर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, यदि किसी सवाल पर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, जरूरत से ज्यादा कर रहा हूं, इसका मतलब उसकी जरूरत पड़ने वाली है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए उसके लिए तैयार रहिएगा। चले अगला सवाल देखो, 5x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 22 है। 3x प्लस 4y बराबर प्लस 2z बराबर 13 है। 29x प्लस 2y प्लस 26z की वैल्यू याद करो। ये सवाल पूछा है भाई, कैसे करें बताओ? देखो बात यह है, एक तो बाय प्रोसेस, और एक बात और है इसके अंदर, वो ये है कि भाई कितनी अज्ञात राशियां हैं? 3 अज्ञात राशियां हैं, और समीकरण कितने दिए हैं? 2। 3 अज्ञात राशियां, 2 ही समीकरण दिए। इसमें तो पूछा है तो 2 समीकरण दे दिए। तो देखिए आपके पास अज्ञात राशियां 3 है, 2 ही समीकरण दिए। कितने समीकरण कम दिए? 1 समीकरण कम दिया। तो इसका मतलब 1 समीकरण कम दिया, तो इसका मतलब है एक अज्ञात राशि की वैल्यू आप मर्जी आए वो मान सकते हो। तो जो मर्जी आए वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 मान ली, मान लो x की वैल्यू 0 मान ली, इसका ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, आप कहोगे 19 मानने का मन था, बिल्कुल मानो। एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन है, बिना शर्त बिना कंडीशन की आएगी। समझ गए बात को? लेकिन औरों की माननी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब आप आगे देखिए, आपका बच गया 3y प्लस 4z बराबर 22। ये आएगा 4y प्लस 2z बराबर 13। अब हमें y और z की भी तो चाहिए वैल्यू, तो क्या करें? देखो, या तो y को बराबर कर दो या z को बराबर कर दो। y को बराबर करेंगे तो 4 वाले को 3 से, 3 वाले को 4 से गुणा करेंगे। z को बराबर कर दो, ये 4 है, इसका 4 बनाने के लिए डबल करेंगे। इसको 2 से गुणा कर दो, अपने आप ही 4 हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, देखो सुनो बात को। अब z खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए? z खत्म हो जाए। क्लियर है बात? आपको ये ध्यान रखना है। तो घटाने पर खत्म हो जाएगा, घटा दो आप, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये तो कट जाएगा। 3y है, 4 दूनी 8y, 3y में 8y जाएगा, माइनस का 5y। ये 22 है, ये 26 है, 22 में से 26 जाएगा, माइनस का 4, 22 में 26 जाएगा, माइनस का 4, ये कट जाएगा। y बराबर आ जाएगा 4/5। y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4/5। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी x z की वैल्यू भी चाहिए, अभी आपको वैल्यू आई नहीं है आपके पास। चलो देखिए, 3y की जगह तो लिख देता हूं मैं 4/5, 3y है, y की जगह 4/5 प्लस 4z बराबर 22। आराम से देखिए, प्यार से देखिए, 12/5 है, प्लस का इधर आकर माइनस का, थोड़ा सा चाहो तो 2 से घट रहा है, काट लो।
2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11, थोड़ी सी छोटी हो गई संख्या। और किसी को एतराज हो कि भाई साहब मैं तो काटने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, मेरे को तो काटने से दया आती है, कोई बात नहीं, मत काटो। तो भाई साहब ये तो आ गया 2z, ये है 11, 3 दूनी 6/5 है, 6/5 प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस का। 11 पंजे 55, 55 में 6 जाएगा 49/5, 2z बराबर 49/5, तो 2 गुणा में इधर किसमें आएगा, भाग में आएगा, तो 49/2 पंजे 10, तो z की वैल्यू आएगी 49/10, z की वैल्यू 49/10 और y की वैल्यू 4/5 आप रखो। 2y, y की जगह रखेंगे 4/5 और 26z, z की जगह क्या रखोगे, 49/10। देखो देखें, बट्टे में 5 है तो बट्टे में या तो इसका 10 बनाओ या इसका 5 बनाओ, तो कट रहा है 5 बन जाएगा। 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 5, तो ये तो आ गया 4 दूनी 8/5 और ये 49 को गुणा करें 13 से, देखो मैं तो 50 ही मान लेता हूं यार, 50 को 13 से गुणा करें 13 पंजे 65, 650 हो गया। तो 13 मैंने 50 बार मान लिया, जबकि 49 बार ही एक बार कम है, तो 650 में 13 कम करेंगे क्या जाएगा, 637, तो 637/5, 637 और 8 कितना होगा, 645, 645 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 645 में 5 का भाग देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो समझिए बात को, कितना हो जाएगा बताओ, 645 में 5 का भाग देंगे 129 आ जाएगा, 129। क्लियर है बात? अच्छा, पता ही नहीं है आपकी बार संख्या कैसे लिख रखी, 129 आएगा भाई, ठीक है, हाँ 129 कर लेना, इसको कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई एक आप में से ये कह सकता है कि भाई साहब ये क्या नाटकबाजी लगा रखा है, आप हम तो 0 नहीं मानेंगे, वैल्यू मानकर नहीं, बाई प्रोसेस बताओ हमें। तो बाई प्रोसेस देख लो, नाराज क्यों होते हो, बाई प्रोसेस देखिए। देखिए अगला जो सवाल है, 5x 3y 4z, 5x 3y और 4z की वैल्यू कितनी है, 22। 3x 4y 2z की वैल्यू 13, 3x 4y 2z की वैल्यू 13 है। ये तो आ गए भाई साहब 2 समीकरण आपके। पूछा क्या है, 29x प्लस 2y प्लस 26z, 29x प्लस 2y प्लस 26z। थोड़ा प्यार से देखना पड़ेगा, तसल्ली से देखना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। देखो देखिए कैसे आ सकती है, थोड़ा सा प्यार से सोचना पड़ेगा, लेकिन प्यार से सोचने में टाइम लगने की संभावना है, ठीक है। अच्छा तो क्या संभावना है, कैसे करें, देखो देखो 5 दाई 50, 7 21। देखो ध्यान दीजिए, अगर इसको 10 गुणा करूं, इसको 7 गुणा करूं, अगर इसको 10 गुणा कर दूं, इसको 7 गुणा कर दूं, 10 गुणा करें 50 हो गया, 7 गुणा करें 21 हो जाएगा, 50x में 21x जाएगा, 29x आ जाएगा। सब में बैठना चाहिए, इसी में बैठे। इसका 10 गुणा करें 30, इसका 7 गुणा करें 28, 30 में 28 जाएगा 2 है, ठीक है बैठ गया काम। 10 को गुणा करेंगे 4z से 40z, 14z, 40z में 14z जाएगा 26z, हो गया काम। यानी इसके 10 गुणा में इसका 7 गुणा घटाना है, इसके 10 गुणा में इसका 7 गुणा घटाना है। अगर घटाओगे तो ये लाइन आ जाएगी, लेकिन बहुत प्यार से सोचना पड़ेगा, तसल्ली से सोचना पड़ेगा, इसलिए आप वैसे करने की कोशिश करना। मैंने x को 0 माना है, कोई जरूरी नहीं आप x को मानो, आप y को मानो, आप z को मानो, किसी को एक को मानने का पावर आपके पास है, मर्जी है उसको मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, और 0 ही मानो, ये कोई जरूरी, 0 से क्या संख्या ही खत्म हो जाती है पूरी, इसलिए 0 माना है। आपका मन और कुछ मानने का तो मान लीजिएगा, तसल्ली से मानना, प्यार से मानना। चलो जी,
इसको 10 से गुणा करें 50x, इसको 10 से गुणा करें 30y, इसको 10 से गुणा करें 40z, इसको 10 से गुणा करें 220। अगर पता लगा है तो इसे इजी कोई तरीका नहीं है, फिर ये संख्या ध्यान में आ गई। 7 × 21x, 7 चौक 28y, 7 दूनी 14z। लेकिन ये पता लगाना इजी नहीं है, ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट पता लग जाए तो ठीक है, नहीं पता लगे तो फिर ज्यादा परेशान मत होना। इसमें से इसको घटा लो, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। सॉरी, ये प्लस का ही था। माइनस है। 50x में 21x जाएगा, 29x बचेगा। 30y में 28y जाएगा, 2y बचेगा। 40 में से 14 जाएगा, 26z। और 220 में से 51 जाएगा, 220 में से 100 ही घटा देता हूं तो 120 आ जाएगा। और 120 9 वापस जोड़ दो, 129। तो आ जाएगा 29x प्लस 2y प्लस 26z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 129। यह आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन, ध्यान रखना तसल्ली से। ये लो एक सवाल और। आप पिछली बार शिकायत कर रहे थे कि भाई साहब 3 अज्ञात राशियां, हमें 2 ही समीकरण दिए, ये क्या दादागिरी है। अब की बार तो 2 नहीं, तीनों दे दिए आपको, ठीक है। और जेड की वैल्यू पूछी है। देखो एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे जनरली सवाल कम पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ गए बात को। और अगर पूछता है तो फिर एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू देता है, जिससे वैल्यू ऑप्शन से रख करके कैलकुलेशन करे जा सके, ठीक है। हाँ, ये केवल मैंने आपको इसलिए दिया है कि 3 अज्ञात राशियों का मैंने पहले समझाया भी नहीं था आपको, इसलिए एक एग्जांपल आपको दे दिया है। तो आराम से देखिए, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। आपको जेड की वैल्यू याद करनी है, इसका मतलब आपको एक्स और वाई दोनों हटाने पड़ेंगे। एक्स भी हटाना है और वाई भी हटाना है। अब एक्स हटाना इजी है तो आप एक्स को हटाओ, वाई हटाना इजी है तो वाई को हटाओ, ठीक है। अच्छा देखो, आपकी ये तो पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन। मेरे हिसाब से पहले एक्स हटाना ज्यादा इजी। आप कहोगे एक्स हटाना इजी क्यों है? क्योंकि हटाने के लिए बराबर करेंगे तो ये 3x है, इसका 3x बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, और इसके बराबर करें तो 2 से गुणा करें, एक साथ ही काम हो जाएगा। आप कहोगे ये इससे भी तो करते, तो इसको 2 से गुणा करते, लेकिन इसको गुणा बराबर करने के लिए 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से डबल काम करना पड़ता। इसलिए मैंने केवल किसको लिया? एक्स को लिया, ठीक है। एक्स को काटने के हिसाब से सोचा है, और दोनों के साथ एक्स को काट देता हूं। पहले एक्स को काट देता हूं, बाद में वाई को काट दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, 3x माइनस 4y प्लस जेड बराबर 7। जेड को नहीं काटना है, ठीक है, एक्स को काटना है, वाई को काटना है। कैसे करें? ये 3x है तो जिसको कटवाना चाहते हो उसका भी 3x होना चाहिए, तो इसको गुणा करना ज्यादा इजी। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो क्या करें, इसको कर देते हैं। इसको मैं 3x है इसलिए 3 से गुणा कर देता हूं। इससे गुणा कर दिया 3 से, 3 से गुणा करें तो ये तो आ जाएगा 3x, 2 3 6, 3 से गुणा करें 6z बराबर आ जाएगा 34 72। अब x हट जाएगा कि नहीं आएगा? पहले इक्वेशन को, ये तीसरे इक्वेशन को 10 से गुणा किया हुआ है, ध्यान रखना। तीसरे इक्वेशन को 10 से नहीं, सॉरी 3 से गुणा किया हुआ है, 3 से गुणा किया हुआ है, ठीक है, गुणा हो चुका है, ठीक है। अच्छा घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये लो कट गया। 4y और 6y दोनों ही माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। 6y और 4y हो जाएगा 10y। 1z में 6z जाएगा, माइनस का 5z। 7 में से 72 जाएगा, माइनस का 65। 7 में से 72 जाएगा, माइनस का 65, ठीक है। अच्छा और देखो, देखिए मेरे को लग रहा है भाई साहब 5 से भी कट रहा है, तो लग रहा है तो काट ही दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 13। बड़े प्यार से कैलकुलेशन करनी है, और सब में माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह भी बदल दो। तो ये आ जाएगा 2y माइनस का प्लस हो जाएगा 5z बराबर आ जाएगा 13। ये तो भाई साहब एक इक्वेशन आई है, ठीक है, 4 नंबर बोल सकते हो आप इसको। अब मैं इसको भी लिख रहा हूं, ध्यान रखना। देखो ये पूरी कहानी मैंने बता दी, आपको जनरली नहीं पूछा जाता, हालांकि
पेपर बनाने वाला मेरे को पूछ करके पेपर नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, या फिर अगर ऐसा देता भी है तो तीनों ऑप्शन देता है एक्स वाई जेड, इसलिए तीनों एक साथ रख करके ऑप्शन चेक किए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब की बार मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूं क्योंकि 2 बनाने के लिए। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो इक्वेशन ही अलग हो गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 19। ये x इसका हटाने के लिए 2x बनाऊं, 2 से गुणा कर देते हैं अब की बार। 2 से गुणा किया तो 2x, इसको 2 से गुणा कर दिया 4y, इसको 2 से गुणा कर दिया 4z, इसको 2 से गुणा कर दिया 48। देखिए क्या करना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये लो, 2x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 3y में 4y जाएगा, माइनस का 1y, ये माइनस का 1z और ये माइनस का 4z, माइनस का 5z हुआ। 19 में से 48 जाएगा माइनस का 29, 19 में 48 जाएगा माइनस का 29, ठीक है। चिन्ह बदल देते हैं तो ये y प्लस का हो जाएगा, 5z प्लस का हो जाएगा और 29 प्लस का हो जाएगा। लो जी, ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया और ये समीकरण 5 हो गया। लेकिन आपको z चाहिए, इसका y को काटना है, तो y इसमें तो 2 है, इसमें 1 ही है, इसको 2 से गुणा कर दूं, कट जाएगा बस। ये लो, 2y प्लस 5z बराबर 13 है, 2y प्लस 5z बराबर 13 है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे तो 10z हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे तो 58 हो जाएगा। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये लो चिन्ह बदलेगा, ये तो कट जाएगा। 5z में 10z जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5z। 13 में से 58 जाएगा, माइनस का 45, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 नाम 45, तो z की वैल्यू 9। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कोई ना कोई घोटाला हुआ है। गलती दिख गई है भाई। देखो ये 5 लिख दिया है, ध्यान रखना कितना है, 5 काट दिया था ना, इसको काट दिया था, इसका मतलब ये 5 यहां पर क्या कर रहा है, घूमने फिरने आया हुआ है क्या ये, इस 5 को हटाना है, तो इस 5 को हटा रहा हूं, ठीक है। आराम से देख लो तसल्ली से। 1z में 10z जाएगा, माइनस का 9z, 13 में से 58 जाएगा, माइनस का 45, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाएगी 5, z की वैल्यू आ जाएगी 5, ये नहीं आएगी। समझ गए बात को, कर लेंगे कैलकुलेशन, आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन कर लेना, प्यार से, ठीक है। हाँ चलो, इसने क्या बोला है, x माइनस 4y बराबर 0, x माइनस 4y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 24 हो तो इसकी वैल्यू याद करो। इसके लिए तो एक ही समीकरण सफिशिएंट था, दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। क्यों दूसरे की जरूरत क्यों नहीं थी भाई, दूसरे की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इसने अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात, और ये अनुपात इसी से पता लग रहा है। हालांकि मैं तो दोनों ही बताऊंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो ऐसे, देखो x माइनस 4y है बराबर 0 है, तो आप ये बताओ माइनस का 4y इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4y। x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 4y आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू 4y यानी x y से 4 गुना है, x y से कितना गुना है, 4 गुना, तो x की जगह पर 4y लिख सकते हो। तो देखो यही काम हो जाएगा, 2 x की जगह लिख दोगे 4y प्लस 3y पहले से ही है,
दो एक्स इज गए 4y माइनस का 3y। प्यार से देखो, 4 दूनी 8y और 3y कितना हो जाएगा 11y। 4 दूनी 8y में 3y जाएगा 5y, कट जाएगा, कितनी आ जाएगी 11/5। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 11/5। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब आप में से किसी का मन हो कि जी मैं तो पूरी कैलकुलेशन करता, पूरी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, कौन मना करता है भाई। x माइनस 4y देखो पूरी बताता हूं बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 24। आराम से देखो, x कटने की कंडीशन आ रही है, घटा देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा तो ये तो कट जाएगा। ये माइनस का 4y, ये माइनस का 2y, माइनस का 4y और माइनस का 2y माइनस का 6y हो जाएगा। 0 में 24 जाएगा, माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24। y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 4। और x की वैल्यू, वैसे तो x की वैल्यू y से 4 गुना तो 16 हो जाएगी, ऐसे ही नहीं समझते हो तो ऐसे देख लो, x माइनस वाई 4y, y की जगह क्या लिखोगे 4, 4 चौक 16, माइनस का इधर अगर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 16 और y की वैल्यू आ गई 4। याद रख देना, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करनी थी वो और मैं कर लेता हूं आपके साथ। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n प्लस b की घात n, ये किससे विभाजित है। ऐसे सवाल आपको जनरली पूछे जाते हैं, तो कैसे बता पाओगे, बहुत बड़ी संख्या देकर के पूछ लेता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखो सुनना तसल्ली से देखना एक बार, a की घात n प्लस b की घात n किससे पूर्णतः विभाजित है। तो देखो अगर n मान लीजिए विषम संख्या है, n यदि विषम संख्या, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप सोचना देखे ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। ठीक है, a की घात n प्लस b की घात n, ठीक है, n यदि विषम संख्या हो, एडवांस मैथ्स है, अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक में भी यही बात चल रही है आजकल। ठीक है, तो उसमें मैंने कारण सहित बता रखा है। ठीक है, हाँ, बाकी यहां मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, हालांकि कारण यहां भी बताऊंगा, लेकिन यहां कारण होगा वो डायरेक्ट होगा। तो अगर n की वैल्यू विषम है, n की वैल्यू अगर विषम है तो किससे विभाजित होगा, तो ये संख्या a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे पूर्णतः विभाजित होगी, a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। a की घात n माइनस b की घात n, अगर यहां n कोई भी प्राकृत संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, n कोई भी प्राकृत संख्या हो, तो a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगा कब, जब n कोई प्राकृत संख्या। यहां पर क्या बोला था, n अगर विषम संख्या तो आप बता सकते हो a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अच्छा n यहां पर विषम होगी तो भी चलेगी, सम होगी तो भी चलेगी, प्राकृत बोल दिया, इसका सम भी आ गई, इसके अंदर विषम भी आ गई, दोनों आ गई। क्लियर है बात। तो कोई भी प्राकृत संख्या अगर है तो आप क्या बोलोगे, a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित है। फिर a की घात n माइनस b की घात n, यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या कोई सी भी है, तब तो a माइनस भी बोल दिया था, यदि n सम संख्या है तब ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी और a माइनस बी।
दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आप कहोगे क्यों हो रहा है ये तो बताइए। ज्यादातर लोगों ने रट रखा है और वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारी बातें बता दी, आप चेक कर सकते हो भाग कंप्लीट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब कैसे चेक करेंगे मैं बता देता हूँ, तसल्ली रखो। आप कुछ लोग सोच रहे हैं यार क्या पता बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ऐसे डायरेक्ट बता दिया। देखो डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें कारण सहित बता रहा हूँ आपको। इसमें भी मैं कारण बताऊंगा, ध्यान से सुनो एक बार। देखो हमने क्या बोला यहाँ पर, एक की घात n प्लस बी की घात n। n यहाँ पर कैसी संख्या बोलिए, विषम संख्या। तो देखो अगर एक की जगह माइनस बी रख दिया जाए, एक की जगह क्या रख दे, माइनस बी। देखो एक की जगह अगर माइनस बी रख दिया, घात n प्लस बी की घात n, बी की घात n तो हो ही जाएगा। माइनस की विषम घात है, क्योंकि विषम मान रखा, विषम घात है तो माइनस हो जाएगा, प्लस बी की घात n। बताओ जीरो हुआ क्या, ठीक है जीरो हो गया, इसका मतलब शेष जीरो बचा है, करिए क्या बात, और शेष जीरो बचा है, इसका भाग कंप्लीट जाएगा। किसका भाग जाएगा, माइनस का, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। अब आपको ये कारण समझ में आ गया होगा यहाँ विषम क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि विषम घात है तभी माइनस का माइनस रहेगा, अगर सम घात होती है प्लस हो जाता तो इसको पता ही नहीं लगता भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ गए बात को, इसलिए ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। और फिर आपने बढ़ा ए की घात n माइनस बी की घात n। अब की बार क्या बोला, n कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। तो देखो अब की बार माइनस की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक की जगह आप बी रखो, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। एक की जगह क्या रख दिया, बी, घात में n, बी की घात n में बी की घात n जाएगा जीरो। सम विषम से मतलब ही नहीं, क्योंकि माइनस तो पहले से था इसमें। तो बी की घात n माइनस बी की घात n क्या हुआ, जीरो हुआ। और जीरो हुआ इसका मतलब शेष जीरो बचा, और शेष जीरो बचा इसका मतलब भाग कंप्लीट जाएगा, भाग कंप्लीट जाएगा, भाग कंप्लीट जाएगा। तो किसका भाग कंप्लीट जाएगा, a माइनस बी का भाग जाएगा। देखो देखिए यही बताया था क्या, a माइनस बी का भाग जाएगा। इसमें किसका जा रहा था, इसमें जाएगा a प्लस बी का, इसमें जाएगा a माइनस बी का, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अर्थमेटिक का के रूप में अगर कारण चाहिए तो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम की जो क्लास है उसमें सेम आज उसमें भी यही टॉपिक चल रहा था, सेम ही, ठीक है एकदम। तो वो नहीं है आपके एडवांस मैथ से, उनके अर्थमेटिक है, लेकिन जितनी जरूरत थी उसमें भी यही चल रही थी, आज की क्लास में हुआ है, वहां पर भी ऐसा कुछ। चलो और देखिए थोड़ा सा, एक की घात n माइनस बी की घात n। इसमें बोला अगर n सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। तो सम संख्या में क्या होता है, दोनों का वर्गमूल निकलता है, बीच में माइनस का चिन्ह है। दो संख्याओं अगर सम संख्या है n तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, तो एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके बनेगा। इसलिए a प्लस बी का भाग भी जाएगा, a माइनस बी का, यही लिखवाया था क्या आपको, ठीक है। वर्गमूल करोगे तो आधा हो जाएगा, क्लियर है बात। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो जुड़ने वाले का भी जाएगा और घटने वाले का भी जाएगा। तो a प्लस बी का भाग भी जाएगा और a माइनस बी का भी भाग जाएगा, ठीक है। और अर्थमेटिकली आपको बताई दिया। आप में से कोई ये कहेगा भाई साहब इसका नहीं बताया, a की घात n प्लस बी की घात n, अगर n सम संख्या है तो सम संख्या है तो भाई साहब आप नहीं बता सकते इसको। n अगर सम संख्या है तो हम बता नहीं सकते किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा। ये तभी बता सकते हैं, कब, ये तब बताया जा सकता है जब इसको विषम में कन्वर्ट कर दिया हो, ठीक है, उस कंडीशन में बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो देखो एग्जांपल की में देखिए, जैसे 527 की घात 147, 126 की घात 147, ये किससे विभाजित होगी। तो आपको बताया था प्लस है, लेकिन प्लस वाले में विषम चाहिए क्योंकि माइनस तभी आएगा, तो इसलिए विषम घात है इसमें।
तो 527 प्लस 126 का भाग जाएगा। 527 प्लस 126 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, रटना मत, समझ लेना आराम से। चलो आराम से देख लो एक बार। a प्लस भी अगर हो, a प्लस भी अगर आपके पास, तो n होना चाहिए विषम। तो विषम है तो बता दिया। फिर 229 की घात 126 127 माइनस 147 की घात 127। 229 माइनस 147 से पूर्णतः विभाजित है। दो सौ उनतीस की घात 127 माइनस 147 की घात 127, तो पूर्णतः विभाजित है। भाग कंप्लीट जाएगा इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस होना चाहिए। माइनस अगर है तो आप समय तो भी जाएगा और विषम तो भी जाएगा। क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए 754 की घात 140 माइनस 341 की घात 140। देखो माइनस का भी है, सम संख्या समघात है, माइनस का भी है और समघात है, तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है। अभी माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इसका मतलब ये है 754 प्लस 341 का भी जाएगा और 754 माइनस 341 का भी जाएगा। 754 प्लस 341 का भी जाएगा, 754 माइनस 341 का भाग भी जाएगा। और देखो आप हो गए माइनस वाले में कोई सा भी ले सकते हो। माइनस वाले में देखो इसका भी तो गया ही है, नहीं गया क्या? समघात है तो 754 माइनस 341 का भी गया, तो दोनों का जाएगा इसके अंदर, क्योंकि समघात आ गई। अगर 847 की घात 110 माइनस 558 की घात 110 प्लस, देखो ध्यान दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो विषम होना चाहिए, विषम नहीं है, विषम नहीं है, तो फिलहाल तो हम नहीं बता सकते किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा। अगर आप विषम में कन्वर्ट कर देते हो तब बता देंगे, कर दो ना। 847 का स्क्वायर की होल घात 110 है भाई साहब, 558 के स्क्वायर की घात 558 के स्क्वायर की होल घात 55। यहां पर भी 55 मैंने 110 लिख दिया है। ठीक है, ये भी 55 हो गया, ये 55। अब विषम घात हो गई क्या? अब देखो देखो कंडीशन जो चाह रहे थे वो आ गई। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो विषम होनी चाहिए घात, तो विषम है क्या दोनों के ऊपर, तो भाग जाएगा आपकी बार। किसका? प्यार से देखो, 847 का स्क्वायर प्लस 558 के स्क्वायर का भाग जाएगा। ठीक है, इसका भाग कंप्लीट चला जाएगा। समझ गए बात को? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो इसमें किसका जाएगा? आप हो गए तो भाई साहब दोनों घातें अलग हो गई, तो पहला काम तो ब्रदर ये है कि दोनों घातों को सेम करो आप। ठीक है, तो आप इसको 3 गुणा 13 लिख सकते हैं क्या? लिख देंगे 3 गुणा 13, तो आ जाएगा 754 की घात 13। ठीक है, अच्छा, और 8 के क्यूब की होल घात 13। ये आपको केवल याद दिलवाने के लिए एग्जांपल लिए हैं, अर्थमेटिक नहीं चल रही है अपनी, चीजें क्लियर हो जाएं। ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 512 की घात 13 आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह और विषम घात है, तो किसका भाग जाएगा? 754 प्लस 512 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। तो देखिए अब कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए तैयार रहिए और आराम से तैयारी करने के बाद टेस्ट दीजिए, तब मतलब निकलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे।